जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ उत्तर प्रदेश वाराणसी के सारनाथ में इकट्ठे हुए हैं। सारनाथ वाराणसी स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और सारनाथ जिन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, भगवान बुद्ध ने 35 साल की उम्र में दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में ही दिया था। तो आज के इस वीडियो में सारनाथ की डिफरेंट थिंग्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। सारनाथ के मुख्य द्वार पर ही डिजिटली आप इस बारकोड को स्कैन कर अपना पेमेंट कर सकते हैं, टिकट की फ़ीस जमा कर सकते हैं। और सारनाथ का ये स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। टिकट लेने के पश्चात हम भी अपनी पूरी मंडली के साथ मुख्य द्वार की तरफ बढ़ चले और यह मुख्य द्वार पर एक बड़ा ही अजीब वाकया हुआ। इसको सर जी स्टैंड से मत थोड़ा करिए, मोबाइल से हाथ से करिए। तो ये एक ही चीज़ है भैया, सिर्फ ये इसमें लगा हुआ है। हाँ, तो ये अलाउ नहीं है ना, हाथ से करिए इसको। ये तो प्लास्टिक का है ये स्टैंड। बाकायदा एज द डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट, तो गार्ड साहब की बात को मानते हुए मैंने उस स्टैंड से मोबाइल को निकाल लिया और मेन गेट पे यहाँ पे सारी एंट्री करने के पश्चात फिर इस कमरे में हम आ गए, जो सारनाथ के एंट्रेंस गेट के बिल्कुल पास में ये कमरा है। और बेसिकली ये प्लेस है जो कि सारनाथ के बारे में सारे इन्फॉर्मेशंस बताता है। सारनाथ की कंप्लीट हिस्ट्री, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस यू कैन गैदर फ्रॉम हियर। और ये सारी जानकारियाँ यहाँ से लेने के पश्चात आप आसानी से फिर सारनाथ का भ्रमण कर सकते हैं। सारनाथ मुख्य द्वार से प्रवेश करने के पश्चात ही मुख्य द्वार के पास ही आपको बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे पीने का पानी, टॉयलेट्स इत्यादि की सुविधाएं मिल जाती हैं। सारनाथ का ये टूर ग्रीनरीज, हरे हरे घासों से होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो ये प्लेस जब आप घूमने आएंगे तो ऑल्दो दिस इज़ हिस्टोरिकल प्लेस, लेकिन उसके अलावा बहुत ही सुकून और शांति की अनुभूति आपको यहाँ पे होगी। चारों तरफ हरियाली, हरे हरे घास, जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मन को सुकून दे सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारनाथ बौद्ध एवं हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सारनाथ के बारे में कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन और ऐतिहासिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। अब 4 प्रमुख तीर्थस्थल कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के, वो मैं बता दूं आपको थोड़ी सी जानकारी, जिसमें एक सारनाथ है, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा बोध गया और चौथा कुशीनगर है। इसके साथ ही साथ सारनाथ को जैन धर्म में भी खास महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांस नाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है, जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है। तो इस तरीके से ऑल कंक्लूसिवली वी कैन अंडरस्टैंड कि सारनाथ का एक बहुत ही स्पेशल इम्पोर्टेंस है, चाहे वो हिंदुओं के लिए हो, बौद्ध धर्म वालों के लिए हो या फिर जैन धर्म वालों के लिए हो। एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहले घना वन था और यहाँ हिरण विहार किया करते थे और उस समय इसका नाम ऋषि पत्तन और मृगदाय था। और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात गौतम बुद्ध ने चूंकि अपना प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था, सम्राट अशोक के समय में यहाँ बहुत से निर्माण कार्य हुए। सिंहों की मूर्ति वाला भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ से ही लिया गया है। यहाँ का धमेक स्तूप सारनाथ की प्राचीनता का आज भी बोध कराता है। विदेशी आक्रमणों और परस्पर की धार्मिक खींचातानी के कारण आगे चलकर सारनाथ का महत्व कम हो गया था। मृगदाय में सारंगनाथ महादेव की मूर्ति की स्थापना हुई थी और इस स्थान का नाम सारनाथ पड़ गया था। यहाँ बहुत से प्राचीन चीज़ें पाई जाती है, जैसे अशोक स्तंभ की अगर बात करें तो वो यही वो अशोक स्तंभ है। अगर यहाँ की लोकेशन की बात करें तो मुख्य मंदिर से पश्चिम की ओर जो ये है, ये अशोककालीन प्रस्तर स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई शुरुआत में, मतलब जिस समय ये सही सलामत थी, उस समय तकरीबन 55 फुट थी
और अभी आप देख सकते हैं कि वर्तमान में इसकी ऊंचाई केवल 2.03 मीटर है। स्तंभ का ऊपरी सिरा, मतलब इसका जो ऊपरी सिरा है, वो अब भी सारनाथ के संग्रहालय में रखा है। और नींव में खुदाई करते समय यह पता चला कि इसकी स्थापना 8 फुट बाय 16 फुट बाय 18 इंच आकार के बड़े पत्थर के चबूतरे पर हुई थी। ये चबूतरा है जिस पर ये पत्थर आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर ये चबूतरा नीचे चबूतरे पर हुई थी। और इस स्तंभ पर 3 लेख उल्लिखित है। यही हैं ये 3 लेख। पहला लेख अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में है, जिसे सम्राट ने आदेश दिया है कि जो भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालेंगे और संघ की निंदा करेंगे, उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं दूसरा लेख कुषाण काल का है, जबकि तीसरा लेख गुप्त काल का है, जिसमें समितीय शाखा के आचार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भारतीय इतिहास में अशोक स्तंभ एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान रखता है। अब जैसा कि मैं सारनाथ के इतिहास की बात कर रहा था, प्राचीन इतिहास की बात कर रहा था कि सारनाथ नाम कैसे पड़ा या फिर इसके पीछे का क्या इतिहास है, तो इसका प्राचीन नाम ऋषिपतन के नाम से इसको पहले जाना जाता था, जिसे अभी हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। अब ऋषिपतन से मतलब ये है कि ऋषि का पतन, इसका आशय यह है कि वह स्थान जहाँ किसी एक बुद्ध ने, मीन्स गौतम बुद्ध, भावी संबोधि को जानकर निर्वाण प्राप्त किया था। मृगों के विचरण करने वाले स्थान के आधार पर इसका नाम मृगदाव पड़ा, जिसका वर्णन निगरोध मृग जातक में भी आया है। आधुनिक नाम अगर हम बात करें, जैसे अभी हम इसको सारनाथ के नाम से जानते हैं, तो आधुनिक नाम सारनाथ की उत्पत्ति सारंगनाथ। अब सारंग का मतलब क्या होता है? सारंग का मतलब मृग होता है, हिरण, हिरणों के नाथ, अर्थात गौतम बुद्ध से हुई। तो गौतम बुद्ध को सारंगनाथ भी कहा जाता है, अर्थात मृगों के नाथ भी कहा जाता है। और वहाँ से सारंगनाथ से सारनाथ वर्ड की उत्पत्ति हुई। अब इसको एक कहानी से भी जोड़ा जाता है कि पूर्व जन्म में जब बोधिसत्व ने अपने किसी पूर्व जन्म में जब वे मृगदाव के मृगों के राजा थे, अपने प्राणों की बलि देकर एक गर्भवती हिरणी की जान बचाई थी। और इसी कारण इस वन को सारंग मृग नाथ या फिर सारनाथ कहने लगे। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल अगर पीछे थोड़ा सा हम जाएं, तो दयाराम साहनी जो इतिहासकार हैं, उनके अनुसार शिव को भी पौराणिक साहित्य में सारंगनाथ कहा गया है। और महादेव शिव की नगरी काशी की समीपता के कारण यह स्थान शिवोपासना की स्थली बन गया है। अब जैसे हम जान रहे हैं कि अगर हम बात करें बनारस स्टेशन से, तो वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर ये अवस्थित है। और स्टेशन के पास ही वहाँ पे थोड़ी दूरी पर काशी विश्वनाथ धाम है, तो शिव की नगरी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम
और दयाराम साहनी जी यही कहते हैं कि शिव को भी पौराणिक साहित्य में सारंगनाथ कहा गया है और महादेव शिव की नगरी काशी की समीपता के कारण यह स्थान शिवोपासना की स्थली भी बन गया। इस तथ्य की पुष्टि सारनाथ में सारनाथ नामक शिव मंदिर की वर्तमानता से होती है। यहाँ पे शिव मंदिर भी है, मतलब ये जो सारनाथ का ये स्थल है यहाँ पे शिव मंदिर भी है और इसी वजह से इस स्थान का जितना महत्व बुद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए है उतना ही महत्व हिंदू धर्म का पालन करने वालों के लिए है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि जैन धर्म वालों के लिए भी ये उतनी ही महत्ता रखता है। यह एक पंचायतन मंदिर है जो अभी आप सामने देख रहे हैं। जो खुदाई के दौरान इसके अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए थे, जो ज़मीन में धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ है ये, और इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर से बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि ये सुरक्षित रहे। सारनाथ के इतिहास के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो काशी में उस समय एक नरेश हुआ करते थे जिनका नाम चैत सिंह था और उनके दीवान मतलब चैत सिंह नरेश के दीवान जगत सिंह ने जब इसी स्थान पे धर्मराजिका स्तूप को अज्ञानतावश खुदवा दिया। मीन्स उन्हें पता नहीं था बट उनको थोड़ा बहुत कुछ अवशेष दिखा होगा जिस वजह से उन्होंने खुदवा दिया। और फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हम आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो में वो सब निकल करके सामने आई और उसी घटना के बाद से जो जनता का, पब्लिक का अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो सारनाथ की ओर बढ़ा। अब इस उत्खनन से कई सारी सामग्रियाँ निकली थी जब इस समय यहाँ पे खुदाई करवाई गई थी, जिसको अभी कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय इंडियन म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। अब जिस समय इसका उत्खनन किया गया था तो मुख्य रूप से धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, मध्यकालीन विहारों को खोद कर निकाला गया था। अब कनिंघम का धमेक स्तूप से 3 फुट नीचे 600 ईसा पूर्व का एक अभिलिखित शिलापट्ट भी मिला था। अब इसके अलावा अगर बात करूं तो यहाँ बड़ी संख्या में भवनों में प्रयुक्त पत्थरों के टुकड़े व मूर्तियां भी मिली थी जो अभी कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अभी आप वही ऐतिहासिक धमेक स्तूप देख रहे थे जिसकी ऊंचाई अगर मैं बात करूं तो 143 फुट और इसका रेडियस डायमीटर, व्यास की बात करूं तो 93 फीट था। ये सभी जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सभी बुद्ध के अनुयायी, बुद्धिस्ट सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। ये दुनिया के अलग अलग कोनों से, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से इस स्थान पे आकर यहाँ पे दर्शन करते हैं, प्राचीन सारे चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और यहाँ पे आकर वो साधना भी करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं। सम्राट अशोक का इसके निर्माण में बहुत बड़ा हाथ जाता है। सम्राट अशोक ने ही सारनाथ में धर्मराज का स्तूप, धमेक स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारनाथ के इतिहास की बात करूं तो सबसे गौरवपूर्ण समय जो है गुप्त काल का रहा है। उस समय मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र सारनाथ भी था और इस तरीके से अलग अलग जगहों को देखते हुए सारनाथ का ये स्पेशल प्लेस जहां हम लोगों ने विज़िट किया है, उसकी यात्रा समाप्त करने के पश्चात फिर हम लोग गेट से बाहर निकल रहे हैं और एग्जिट के जस्ट पश्चात हम लोग फिर सारनाथ के एक मंदिर में जाएंगे जहां बुद्ध के अलग अलग चीज़ों के दर्शन करेंगे, अवशेषों के दर्शन करेंगे।